किसकी आत्मा में क्या है अगर जानना है तो आप कहाँ जाएंगे? जहां मर्जी हो वहीं जाइए। फिर भी इतना बता देता हूं कि ईडी और सीबीआई क्या करने वाली है, इसका पता करना है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और केजरीवाल से आप मिल सकते हैं। आजकल राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बोल बिगड़े हुए हैं या आगामी चुनाव को देखकर जानबूझकर के बिगाड़े जा रहे हैं। आज जानेंगे कि केजरीवाल ने ईडी को जवाब में क्या कहा और क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी नेता के बोल क्यों बिगड़े और राम को मांसाहारी बताने वाले एनसीपी नेता पर क्या हुआ एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रगणों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें जिससे समय पर आपको सूचना मिलती रहे। केजरीवाल जी ने 3 जनवरी को ईडी के दफ्तर खुद न पहुंचकर ईडी के पास 5 पेज वाला एक पत्र पहुंचा दिया जो आप देख रहे हैं। इन 5 पेजों में आखिरकार केजरीवाल जी ने लिखा क्या है? पहले पेज में पिछले रेफरेंसेस दिए हैं तो दूसरे पेज में लिखा है कि ऐसे नोटिस जो बिना किसी विशेष विवरण के हो गैर कानूनी है और अदालत द्वारा ऐसे नोटिस खारिज किए गए हैं। तो केजरीवाल जी आप भी समन को कोर्ट में चैलेंज कर ही दीजिए और इसे भी क्वेश करवा लीजिए। इसी पेज में आगे लिखा जाता है कि आपने मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया और उसी फॉर्मेट में एक और पत्र भेज दिया। इससे मैं मानता हूं कि आपके पास कोई वैध कारण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है ऐसे समन देने का। आगे कहते हैं कि आपके इस मौन का अर्थ मैं यही लगाता हूं कि आप निरर्थक सीक्रेसी को मेंटेन कर रहे हैं, स्पष्ट है और मनमाना काम कर रहे हैं। तीसरी पेज में वही बातें दोहराते हैं जो पिछले पत्रों में कही थी, लेकिन चौथे पेज में थोड़ा सा कुछ अलग है। इनके प्रवक्ता और केजरीवाल जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं इसलिए ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती, लेकिन इसमें कहा है कि दिल्ली में राज्यसभा के 3 सीटों का चुनाव है जिसमें 3 जनवरी को नामांकन है, 19 जनवरी को चुनाव होना है, उसी दिन परिणाम आएंगे और 27 को इन पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैं उसमें अभी फिलहाल व्यस्त हूं। अब जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में इनके 62 विधायक हैं और एक राज्यसभा सांसद चुनने के लिए दिल्ली में 18 मत चाहिए होते हैं। तो इनके 3 सांसदों को चुनने के लिए इनको चाहिए 54 वोट्स, जबकि इनके पास 62 विधायक हैं। खैर इनको तो लिखना है, कुछ भी लिख देंगे। अब इन्हीं के विधायक हैं, इनको वोट क्यों नहीं देंगे? इसमें कौन सा प्रचार करना है, कौन सो जनता से वादे करने हैं? इन्हीं के विधायक हैं। लेकिन वह तो खत में लिखा था, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब केजरीवाल जी ने क्या कहा है, थोड़ा उनको सुन लेते हैं। लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे।
लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो सुन लिया आपने, कह रहे अगर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है तो गए कहां? हवा में? नहीं, हवा में कैसे जाएंगे? ये तो चुनाव में पानी की तरह बह गए। लोकसभा चुनाव से पहले मुझे बुलाया जा रहा है। मेरे 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जेल में रखा हुआ है, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 338 करोड़ का घोटाला अदालत ने कहा है कि नजर आ रहा है। यह किसने किया है, कहां गया है, उसको ट्रेस करो। और ट्रेस करने में आ जाती है कि फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। आम आदमी पार्टी के मालिक कौन है? केजरीवाल। फिर भी संबंध गैर कानूनी है। खाता न वही, केजरीवाल जो कहे वही सही। अब क्या कह रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले मुझे बुलाया जा रहा है। बुलाया तो नवंबर से जा रहा है, लेकिन सामना करने का साहस नहीं हुआ आपने। लेकिन आप जो कहते हैं वही सच होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। अभी तक आपने अपने मुंह से अपनी गिरफ्तारी की बात नहीं की थी। यदि कह दिए होते तो अब तक गिरफ्तार भी हो गए होते। जैसे सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अजय संजय के लिए कहा था, केजरीवाल जी आपकी जिह्वा पर सरस्वती बसती हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए। अब आप जेल जाने की बात करते हैं तो सच हो जाती है, और जीतने की बात करते हैं तो गलत हो जाती है। जैसे गुजरात में जीतने की बात, उसको आईबी ने बताया था कि आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है। बड़े मार्जिन से आप तो नहीं जीते, बड़े मार्जिन से कांग्रेस को ले डूबे। आगे क्या कहते हैं? इनका मकसद जांच करना नहीं, लोकसभा में चुनाव प्रचार से रोकना है। आपने विधानसभा में प्रचार से क्या कर लिया जो अब लोकसभा में कर लोगे? सीधे मोदी जी को हटाकर उनकी गद्दी पर तो नहीं बैठ जाओगे। हाँ, राहुल गांधी जी को इटली का रास्ता जरूर दिखा देंगे आप, यह तो सभी मानते हैं। और केजरीवाल जी एक बात कहनी थी कि आप ईडी से एक बार भी नहीं मिले, तो कैसे पता चला था कि संजय सिंह ने ईडी की पैंट गीली कर दी थी? चले जाते तो देख भी आते कि वो गीली वाली पैंट अभी सूखी है कि नहीं। इनको सीबीआई ने बुलाया था और इन्होंने जवाब भी दिए। यही कह रहे थे ना कि सीबीआई ने मुझे बुलाया था, मैं गया था। तो सीबीआई ने ईडी को मामला सौंप दिया होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होगा। अब कह रहे हैं कि ईडी उनको पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। तो केजरीवाल जी, ईडी तो काम आपके घर भी आकर के कर सकती है, लेकिन अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में। आपको गिरफ्तार करना है तो फरवरी में करेगी, जिसमें 2025 में आप मुख्यमंत्री बनने लायक भी न रहे, न पार्टी को बनाने लायक। और आपने कहा क्या था कि ईडी की गुंडागर्दी चल रही है। जनाब, जिसकी मर्जी हो नौकरी आप दिलवा देते हो, नियमों का पालन आप नहीं करते हो, हर किसी को गैर कानूनी आप बता देते हो। अब कानून को गैर कानूनी बताते हो आप, और अपने कानून मंत्री की डिग्री को भी आप सही बता रहे थे। जितेंद्र तोमर, क्या हुआ था? इस्तीफा देना पड़ा था। तो आप तो केवल सच हैं, बाकी सारे गलत हैं। अपना कानून मंत्री फर्जी रख लेते हो, फर्जी डिग्री वाला, और अब ईडी सीबीआई सबको फर्जी बता रहे हो, बीजेपी की एजेंसी बता रहे हो। हालांकि कुछ हद तक सही होता है, सरकार के दबाव में काम करते हैं। जैसे आपके दबाव में सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आपका शीश महल तो बनवा दिया, लेकिन अब बेचारे नौकरी से भी गए, घूम रहे हैं इस अदालत से उधर अदालत। और केजरीवाल जी, आपने आगे क्या कहा? मैं तन मन धन से देश के लिए हूं, मेरी हर सांस देश के लिए है, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए है। बहुत हंसी आता है भाई। सीएम मैडम के लिए 9 लाख के पर्दे खरीदने की चर्चा जो हो रही है, उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? वो देश के लोगों की खून के कतरे कतरे की कमाई से जो टैक्स जमा हुआ था, उस खून के कतरे वाली कमाई से सीएम मैडम ने 10-10 लाख के पर्दे लगवाए हैं शीश महल में। शीश महल तो चलो रहेगा 50 साल,
पर्दे तो साल 2 साल में चेंज हो जाएंगे। अब बताइए, यही तन मन धन से लगे हैं ना। अब तन मन धन से आप कहां लगे हैं? देश के लिए लगे हैं कि देश को नोचने के लिए लगे हैं? और अगर आप ये सब बात कहते हैं तो भरोसा कौन करता है? जन लोकपाल के बारे में भी तो आपने कहा था, आपने ही तो पूछा था कि सोनिया गांधी को क्यों गिरफ्तार नहीं करती है एसीबी, ईडी, सीबीआई, अपना काम क्यों नहीं करती? और जब आज अपना काम कर रही हैं तो दर्द हो रहा है आपको। आपने कहा आपके खून का कतरा कतरा देश के लिए है। क्या बोल रहे हैं आप? अपने खून का कतरा कतरा देश को दोगे और लोग विश्वास करेंगे? इससे अधिक हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? आपका चले तो देश को कतरा कतरा कर दो और अपने लोगों को हर जगह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दो। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं और इसका पता आपको भी चल गया है। आपका जो बुरा हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसी से समझ लीजिए कि कितना घनघोर प्यार देश की जनता आपसे करती है, जिस लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए बहाना बना रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि कितना घनघोर प्यार करती है जनता आपसे और आपके फ्री वाले मॉडल से। लेकिन यह तो ईडी से लड़ते लड़ते रोज सुबह इनके 2 प्रवक्ता आकर के बैठ जाएंगे और कुछ न कुछ कभी ईडी पर कभी बीजेपी पर कहीं न कहीं आरोप लगाएंगे। खैर, आपसे विरोधी पार्टियां हैं तो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाने चाहिए, लेकिन जो सही हो वही। लेकिन कभी कभी इनके बोल बिगड़ जाते हैं। अब यह बोल बिगड़ जाते हैं या जानबूझकर बिगाड़े जाते हैं। और जब बोल बिगड़ जाता है तो पार्टी में प्रमोशन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि साजिश भी हो या सोची समझी रणनीति भी हो। मैं बात बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने एक मुहावरा प्रयोग किया था, फिर भी मैं उसका संज्ञान इसलिए ले रहा हूं कि इसके पहले उन्होंने दानिश अली के लिए जो शब्द संसद में कहे थे वो किसी तरह से परिवार में भी नहीं बोले जा सकते, लेकिन संसद में बोले गए। उन पर एक्शन क्या हुआ? उन्हें प्रमोशन मिल गया। संसद की कार्रवाई से वो शब्द तो हटा लिए गए, लेकिन आज भी वो शब्द संसद की दीवारों में घिर करके गूंज रहे हैं। जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है ना, उसी में ऐसी असभ्य असामाजिक भाषा का प्रयोग हुआ था जो सांसद महोदय अगर अपने घर में कर दें तो मैं समझूंगा कि हाँ, वही सिखाएं। वो सांसद महोदय अपने बच्चों को ही भाषा सिखाएं, सुसंस्कृत बनाएं। तो रमेश बिधूड़ी जी का तो आपने सुना होगा या कहीं से सुन लीजिएगा, तमाम जगह मिल जाएगा। मैं यहाँ पर वो सुनाने लायक नहीं है, न मैं बोल सकता हूँ शब्दों को, न सुना सकता हूँ। तो रमेश बिधूड़ी ने अभी आपके प्रवक्ताओं पर एक हमला किया है शब्दों का। सौरभ भारद्वाज कल से ही केजरीवाल के समर्थन में ईडी और बीजेपी को निशाने पर ले रहे थे, तो जाहिर था जवाब देते। और आतिशी जी भी आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो जवाब देना तो बनता था। और जवाब देने में जो जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, अगर भारद्वाज के लिए करते तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन उन्होंने आतिशी का भी नाम लेकर जो कहा उसे मैं उचित नहीं समझता हूं। आप भी सुने कि रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था। विधवा विलाप शुरू हो गया आतिशी सिंह का, सौरभ जी का। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून देश में गरीब के लिए अलग होंगे पर वीआईपी लोगों के लिए अलग होंगे, ये कहना है इन दोनों लोगों का। अगर कहीं कोई जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, उसका साथी भाग जाए, तो क्या पुलिस उस जेब तराश के घर, जेब काटने वाले के घर नोटिस भेजेगी या सवाल बनाकर भेजेगी कि चोर यहां पर भेज दे? तो चोर को तो पुलिस 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेती है। घर पे जाकर चोर ना मिले तो माँ बाप को उठा लेती है। लेकिन केजरीवाल साहब शराब घोटाले में करोड़ों रुपए डकार देंगे जनता के, जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। उसमें से आधा पैसा खुद खा गए, करोड़ों का घोटाला कर लिया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी के घर बार बार जा रही है, बुला रही है, नहीं आ रहे हैं, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्या? ये अब मैं पत्रकार भाइयों से भी पूछना चाहता हूं और दिल्ली वालों से भी पूछना चाहता हूं, वो भी इस बात के ट्वीट करके बताएं कि क्या कानून गरीब के लिए अलग और मुख्यमंत्रियों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग? आप रमेश बिधूड़ी जी के दलीलों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन मुहावरे से सहमत होंगे इसमें मुझे संदेह है। और जब उसमें आतिशी जी का नाम जोड़ा जाता है तब विशेषकर। अब एनसीपी के एक नेता है जितेंद्र आवाड़,
उन्होंने प्रभु रामचंद्र के बारे में विवादित बयान दे दिया। आज एक प्रचलन चला हुआ है कि सनातन के खिलाफ बोलो, या बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते सनातन के खिलाफ बोल जाते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि राम मांसाहारी थे और पूछते हैं कि उस समय चावल होता था, और नहीं होता था तो खाते क्या थे। अब इनको कौन बताए कि उस समय जंगलों में बहुत कुछ फल मिला करते थे। अब आजकल के नेताओं ने जंगल उजाड़ करके महल बना लिए हैं या कॉलोनियां बसवा दी हैं, तो इनको कैसे पता चलेगा कि उस समय जंगलों में क्या हुआ करता था। और ये खुद मांसाहारी होंगे, इसलिए इनको कंदमूल फल का पता भी नहीं होगा। कल बोले कि अपने कथन से पलटूंगा नहीं, और आज माफी मांग लिए, किसी को ठेस पहुंची हो तो माफ कर देना। अब मेरी समझ में नहीं आता कि नेता लोग के मुंह में जबान है या बवासीर, जो जहां माना है वही आके हक दिया। अरे भैया, जनता तुम लोगों को चुनती है कि अच्छे लोग हो, लेकिन तुम लोग तो पूरा नफरती लगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, 22 जनवरी को खूब पूजा पाठ करो, घर में दिए जलाओ, मंदिरों में दिए जलाओ, भजन गाओ, शायद भाषा में कुछ शुद्धि आ जाए, कुछ सुधार हो जाए, कुछ संस्कार आ जाए। और नहीं सुधरोगे तो राम जी सुधार देंगे, और राम जी के आशीर्वाद से जनता तो सुधारिए देगी भाई। अब आप लोग भी रामलला के स्वागत की तैयारी करें और वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो अभी के लिए इतना ही। मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।